हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो शाम वाली क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो इसमें नेट लेवल में जितना कुछ है, जितनी भी डेप्थ तक हम जा सकते हैं हम वहां तक पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये मुझे लगता है 20 to 30 डेज लग सकता है इसको कंप्लीट होने में, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। बट हाँ, डेफिनेटली इतना जरूर है कि होपफुल एग्जाम में आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टॉपिक के, ठीक है। हेलो जी, हेलो। ठीक, तो हम एक बार देख लेते हैं पहले कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टफ भी है, टफ हालांकि नहीं, बट थोड़ा सा आपको लगेगा। बट अगर आपका बेसिक्स थोड़ा क्लियर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तो आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। जहां भी आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा मैं डेफिनेटली आपको वहां पे समझा दूंगा कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप अगर अच्छे से कर लोगे तो ये टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए, साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाता जाऊंगा, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपकी टेंशन खत्म है, ठीक है। तो आप अगर इसको स्लोली धीरे धीरे पढ़िएगा, समझिएगा, तो इससे लगभग आपके सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले, लगभग हर बार एग्जाम में नेट में 2 या 3 क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आता है इसे, राइट। तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं स्पीड बिल्कुल नहीं तेज रखूंगा, स्पेशली इसलिए कि ये टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर टाइप का है, मतलब थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि स्लोली चलूं जिससे आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बताएंगे मृत्युंजय किसी दिन, ठीक है। चलो तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है इसमें थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है, इसी में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक होता है काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स और एक होता है काइनेटिकली लेवाइल। तो हमें देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिकली, या ऐसे बोल सकते हैं इनर्ट एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस। थर्मोडायनेमिक, इसमें पढ़ेंगे कैसे पता करते हैं कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेवाइल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। उसकी सारी थियरीज पढ़ेंगे जिससे आप एटलीस्ट इनर्ट और लेवाइल में जैसे क्वेश्चन में फंसो नहीं। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस, मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसलिए बाय इनऑर्गेनिक में अभी जो है देखो, बाय इनऑर्गेनिक में अभी मुझे लगता है कम से कम 10 क्लासेस होंगी, क्योंकि जैसे आपका अभी बचा है फोटोसिंथेसिस वाला पोर्शन बचा है, कोएंजाइम बीटेल वाला पोर्शन बचा है, राइट। और साइटोक्रोम P450 है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है जिसमें आयरन सल्फर प्रोटीन है, और आयरन सल्फर प्रोटीन के साथ साइटोक्रोम्स है उसमें, राइट, ब्लू कॉपर प्रोटीन है, वो सब। तो देखो आप बिल्कुल जो भी आपको जिस दिन पढ़ा, जैसे आज मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इसको आराम से पढ़ लीजिए, इसके बियॉन्ड आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह बाय इनऑर्गेनिक में जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिए, आपसे एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मेरी पूरी उम्मीद यही है कि अगर वो कोई एक्सेप्शन नहीं पूछेगा तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे डेप्थ में नहीं जाएगा, राइट। तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप बस स्लोली पढ़ते जाइए, बाकी जो कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो उसको आप करते रहिए साथ में। तो आप जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको साथ में पढ़ते जाइए बस, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इनर्ट और लेवाइल हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। जिसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, जैसे कि किसमें किसमें पढ़ना सब्स्टिट्यूशन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, राइट। इसी में पढ़ेंगे कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो जो इंटरमीडिएट बनेगा, तो आपसे जो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, वो टीबीपी हो सकता है, वो स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो सकता है, वो ऑक्टाहेड्रल
बेज इंटरमीडिएट हो सकता है, राइट। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कहां पे कौन सा इंटरमीडिएट आएगा, राइट। ठीक है, तो यहां पर इंटरमीडिएट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। स्क्वायर, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज जल्दबाजी मत करिएगा। मैं आपको सब कुछ इतना तरीके से समझा दूंगा कि आपको एटलीस्ट इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि इतनी लंबी क्लास क्यों चल रही है, खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये टॉपिक के अगर डेप्थ में जाना है तो 20 to 25 आवर्स मुझे लगेंगे कम से कम, ठीक है। तो आराम से पढ़िएगा। डेली 8 बजे ही क्लास होगी लाइव, और सुबह जो 8 बजे क्लास होती है वो आपकी होगी बायोइनऑर्गेनिक की। जब बायोइनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा तो कोई और टॉपिक हम शुरू करेंगे, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली आप क्या पढ़ते हो इसमें, ट्रांस इफेक्ट, राइट, ठीक है। उसके बाद हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़ लेंगे। और ठीक है, देखो ये बड़ा टॉपिक है ऑक्टाहेड्रल वाला। इसमें क्या है, हमें पढ़ना बेसिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, राइट, ये सब सारी चीजें। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक। अब आगे देखो, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है इसमें मेन, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में बेसिकली हमें दो तरह की रिएक्शन पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या ये बोल सकते हो कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, राइट। और दूसरा हमें पढ़ना है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रिएक्शंस लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सब बहुत इजी है, राइट। अगर आप थोड़ा सा भी, अब बस थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ आपको इजीली समझ में आ जाएगा ना। आपको इसमें प्रॉब्लम होगी ना इसमें। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन आउटर देता है कौन इनर देता है, कोई आउटर देता है तो क्यों देता है, कोई इनर देता है तो क्यों होता है, ठीक है, राइट। ठीक है, तो अब हम लोग ये इतनी चीजें हमें पढ़नी है। और ये आपको, ये सिर्फ 3 टॉपिक आपको लग रहा है, बट ये 3 टॉपिक नहीं है, बड़ा है, हर एक टॉपिक में वेटेज है और हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेबिलिटी से, राइट। अब देखो स्टेबिलिटी से क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि देखो स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है थर्मोडायनेमिक, एक होती है काइनेटिक। अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में कौन से फैक्टर होते हैं जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, और कौन से फैक्टर होते हैं जो काइनेटिक को। अब काइनेटिक पढ़ना क्यों जरूरी है, देखो काइनेटिक से आपको लेवाइल इनर्ट के बारे में पता चलेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ोगे तो आपको लेवाइल इनर्ट के बारे में पता चलेगा। जब आपको लेवाइल इनर्ट के बारे में पता चलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है या फास्ट होता है, या कोई भी जो सिस्टम हमारा वो जल्दी से रिप्लेस करेगा अपने लिगेंड को या स्लोली रिप्लेस करेगा। अगर आपको ये पता चल गया तो हम पहुंच जाते हैं। आपको एग्जांपल में समझाता हूं। हम लोग फिर कहां चलेंगे, आउटर स्फीयर इनर स्फीयर में। देखो आउटर स्फीयर इनर स्फीयर में फिर आप सबस्ट्रेट को पहचानना सीख जाओगे। आपके पास अगर सबस्ट्रेट है तो आप पहचानना सीख जाओगे ये इनर्ट है कि ये लेवाइल है। क्योंकि इनर्ट और लेवाइल जब तक आपको पहचानना नहीं आएगा, आप ये ही नहीं बता सकते हो कि रिएक्शन आउटर स्फीयर के थ्रू जाएगी या फिर इनर स्फीयर के थ्रू जाएगी। इसका मतलब ये बेसिक पार्ट है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, वो बेस है। उसके बिना आप ना तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आपको समझ में आएगा, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर हो, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो। क्योंकि आपको जब ये नहीं पता होगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम अपने लिगेंड को रिप्लेस करेगा कि नहीं रिप्लेस करेगा, तो फिर आप कैसे बता सकते हो कि रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट होगी या बाकी चीजें। सेम इसी तरह अगर आपको आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के बारे में बताना है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म के बारे में बताना है, तो आपको सबसे पहले चीज आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि आपका जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है वो इनर्ट है या लेवाइल है। उसके बिहाफ पे आप प्रेडिक्ट करोगे कि ये रिएक्शन, उसके बिहाफ पे और भी फैक्टर्स होते हैं बट ये फैक्टर आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आपका जो सिस्टम है वो आउटर की तरफ जाएगा या आउटर स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या इनर स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। समझ गए? तो क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे आगे वाले जो दोनों टॉपिक हमें लिखे थे वो समझ में हमारे नहीं आएंगे। ठीक, शुरू करते हैं। तो देखो यहां हम लिखते हैं थर्मोडायनेमिक, ऐसे लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, जैसे मुझे ले लो, मेरी स्टेबिलिटी दो तरीके से है, राइट? कैसे समझो, जैसे मैं फिजिकली फिट हूं, मैं बीमार नहीं हूं, राइट? सब कुछ हाथ पांव मेरे चल रहे हैं, एक तो स्टेबिलिटी वो हो गई। दूसरी स्टेबिलिटी एक इकोनॉमिक, राइट? अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना जिसके पास पैसा होगा वो फिट ही रहेगा, क्योंकि डिजीज तो किसी की भी हो सकती है। ध्यान से सुनो मेरी बात। स्टेबिलिटी बेसिकली दो तरीके की, जो मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि एक मेरी स्टेबिलिटी ये है कि मैं फिजिकली फिट हूँ, राइट? मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरी स्टेबिलिटी है इकोनॉमिक वाली, कि मैं ज्यादा पैसे कमाता हूँ, कम पैसे कमाता हूँ, मैं कितना इनकम मेरी है, कितनी नहीं है। तो ये दो तरह की स्टेबिलिटी हो गई। सेम इसी तरह से, जैसे ये दोनों डिफरेंट है ना, सेम इसी तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे, जैसे हमारी स्टेबिलिटी दो पैरामीटर, एक पैरामीटर मैं फिजिकली फिट हूं कि नहीं, दूसरा पैरामीटर मैं इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग हूं या वीक हूं। दो पैरामीटर हो गए। सेम इसी तरह जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हो ना, तो डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की स्टेबिलिटी को जन्म देते हैं, राइट? जैसे मान लो हमारे पास, ध्यान सुनो मेरी बात, मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ध्यान सुनो, देखो इधर, मान लो हम यहां से एक कॉम्प्लेक्स बना, लिखना कुछ मत, ध्यान से समझने की कोशिश करो बस, राइट? अब जरा देखो, इस लिगैंड की इस मेटल कटायन के लिए जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी, मतलब इसकी इसके लिए जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी, ये उतना ज्यादा बनेगा कि नहीं? भाई लिगैंड जो है इसके लिए जितना प्रेम रखेगा, इसके लिए जितना अफेक्शन रखेगा, ये उतना ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस या नो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, तब तो आपको पता चलेगा, आपको समझ में आ रहा है। फिर से सुनो, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अगर ये लिगैंड इससे स्ट्रांगली अटैच होना चाहता है, या मैं ऐसे बोल दूं कि ये मेटल इससे स्ट्रांगली अटैच होना चाहता है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कि नहीं? ज्यादा होगी ना, बिल्कुल ज्यादा होगी। दूसरा देखो, ये तो हुआ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है। हम किसके बारे में बात करें यहां? कंसंट्रेशन ऑफ MLN, राइट? अब जनरली आप ध्यान से सुनो, ये बताओ कि ये कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा होगी, हमने क्या बोला? मान लो देखो, क्यों ज्यादा होती होगी, ये पर्टिकुलर सिस्टम इसके साथ जो है अच्छी बॉन्डिंग करता हो। भाई अगर दो सिस्टम है, एक दूसरे से बढ़िया बॉन्डिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? आपस में उनके साथ रहने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा। कितनी जल्दी जुड़ेंगे, कितनी देर से जुड़ेंगे, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर एक हमारे पास कटायन है, एक हमारे पास लिगैंड है, अगर दोनों की एफिनिटी एक से के साथ, एक दूसरे के साथ रहने की है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे कि नहीं? और बिल्कुल रहेंगे। तो वो यहां पे हो गया। दूसरा ये लिगैंड इस मेटल के साथ कितना जल्दी जुड़ता है, या ये मेटल इस लिगैंड के साथ कितना जल्दी जुड़ता है, दो बातें अलग अलग हैं, राइट? मेरा किसी के साथ कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो डिफरेंट चीज है, मेरा किसी के साथ कितना जल्दी से इंटरेक्शन होता है या कितना देर से इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंट चीज है। एक में हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पीड की बात कर रहे हैं, जल्दी होगा या देर से होगा। दूसरे में किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे आप पढ़ते हो ना कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, इसको कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। आप डेल्टा जी निकालते हो ना कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगी, पढ़ते हो ना इस तरह। फिर दूसरा, ये रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो, ये कौन बताता है? काइनेटिक्स। सेम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में है, ये कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा वो कौन बताएगा? कि इस लिगैंड की इस मेटल के लिए कितनी एफिनिटी है, या इस मेटल की इस लिगैंड के लिए कितनी एफिनिटी है, राइट? और ऐसे पैरामीटर को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक, या ऐसी स्टेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। जो ये बताए कि इक्विलिब्रियम पे कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, इक्विलिब्रियम पे कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा बना है, ये नहीं कि कितना जल्दी बना है, कितना देर से बना है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये हमारा मेटल इस लिगैंड से कितना जल्दी इंटरेक्शन करता है, या हमारा लिगैंड इस मेटल से कितना जल्दी इंटरेक्शन करता है, या कितना स्लो इंटरेक्शन करता है। तो एक दूसरा क्या हो गया कि कितना जल्दी बनेगा या कितना देर से बनेगा। एक तो हो गया कितना ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, दूसरा हो गया कि कितना जल्दी बनेगा, कितना देर से बनेगा। तो जब स्पीड की बात की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी, राइट? अब स्पीड ज्यादा होगी तो काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। स्पीड कम होगी तो काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा, राइट? मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, आगे हम समझ लेंगे अभी। तो दो पैरामीटर हमारे पास हुए, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो तरह की स्टेबिलिटी होगी। एक ये कि वो कॉम्प्लेक्स
मेटल के साथ कितना ज्यादा अमाउंट में जुड़ता है, कितना ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की जनरेट करता है, राइट? मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेकंड थिंग, मेटल लिगेंड के साथ कितना जल्दी से रिएक्शन करता है या कितना स्लोली रिएक्शन करता है। समझ गए ना? तो दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। एक है कि कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी, दूसरी ये है कि कितनी जल्दी बनेगा या कितना देर से बनेगा। तो जो पहला वाला है जिसमें कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, वो क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। जहां हम रेट की बात कर रहे हैं कि कितना जल्दी बनेगा कितना देर से बनेगा, वो क्या है? काइनेटिक स्टेबिलिटी। समझ गए? अब आपको पता है जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है इसके लिए कौन से पैरामीटर चाहिए होंगे हमें? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। भाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, राइट? इसका मतलब जब भी हमें ये देखना हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है, हम किसकी बात करेंगे? ना 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 ना, अब सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं है। देखो, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा ये डिपेंड करता है कि इनके इनके बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर है, राइट? ये जल्दी बनेगा देर से बनेगा इसकी कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ता है? ठीक है भाई, ये जल्दी बन जाए देर से बन जाए, कोई जरूरी थोड़ी है कि जो चीज जल्दी बनेगी वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ये बताओ कि क्या ये जरूरी है कि जो चीज जल्दी बनेगी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? नहीं, ये जरूरी थोड़ी है। भाई मैं फिजिकली फिट हूं लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं पैसे से भी महान हूं। क्या जरूरी है क्या? ये भी हो सकता है कि मैं अगर फिजिकली फिट हूं तो मेरे पास पैसे भी ज्यादा हूं। मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है, मतलब दोनों चीजें हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन रिलेशन नहीं है कोई। जैसे कोई आदमी अगर शरीर से बहुत तगड़ा है इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो जो है पैसे वाला होगा, या कोई आदमी शरीर से कमजोर है इसका ये मतलब थोड़ी वो पैसे वाला नहीं होगा। ये कोई जरूरी थोड़ी है। बहुत सारे लोग दुबले पतले होते हैं, आप देखो सुपर मॉडल्स मेनली वो फिट रखते हैं। कॉमन लैंग्वेज में गांव में तो बोल दो बोलेंगे कितना दुबला पतला है ये, राइट? सेम यहाँ पर यही है, दोनों से कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। जैसे देखो, एक मजदूर जो है कॉमनली जो है वो 8 घंटे काम करता है, राइट? और हो सकता है उसको दिन भर में 300 या 400 रुपए मिलते हो। तो 8 घंटे काम किया, दिन में कितने मिले? 300 या 400 रुपए। और एक नॉर्मल जो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो 2 ही घंटे काम करता, हो सकता है उसको 4,000 मिले। तो पहले में मजदूर ने काम तो ज्यादा किया लाल, लेकिन पैसे तो कम मिले ना उसको, राइट? और दूसरे में ये हुआ कि बंदे ने काम कम किया उसको पैसे क्या मिले? ज्यादा। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा पैसे मिले, जिसने कम काम किया उसको कम पैसे मिले, दोनों का रिलेशन नहीं है, राइट? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो मजदूर जो है अगर डायमंड की फैक्ट्री में काम कर रहा हो या ऐसी ऐसी जगह पे काम कर रहा हो जो बहुत अमीर लोग हैं, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर दूसरे पर्सन से उसकी सैलरी क्या हो? ज्यादा। मतलब दोनों में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये है वो ये है, ऐसा नहीं है। ठीक है, राइट? स्पीड डिफरेंट चीज है, इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट चीज है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी उसकी बात चल रही है, और बाकी बात किसकी चल रही है? स्पीड की। तो देखो आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप नोट्स बना लो, ठीक है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस suggest it existence at equilibrium in aqueous medium। एक्वस मीडियम क्योंकि कॉमन मीडियम हम वही लेते हैं, ठीक है? एक्वस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, देखो मैं पैरामीटर यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? देखो एक तो थर्मोडायनामिक पैरामीटर में लिखता हूं। थर्मोडायनामिक पैरामीटर क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी, इससे आप डिसाइड कर लोगे, राइट? दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? आप जानते हो ई नॉट अगर पॉजिटिव होगा किसी रिएक्शन के लिए, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? ये रिलेशन तो पढ़े हो ना आप। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? एन ई नॉट एफ। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये क्या आएगा? हमारा माइनस होता है ना, ये हमारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ये।
राइट। और बॉन्ड एनर्जी, अब देखो ये सारे के सारे पैरामीटर क्या हैं, थर्मोडायनेमिक, मतलब आप स्टेबिलिटी को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ठीक है, गैस फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, बॉन्ड एनर्जी, ये सारे के सारे पैरामीटर क्या है, थर्मोडायनेमिक। तो जब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप जो स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करोगे वो कौन सी वाली होगी, वो होगी थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, राइट। दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है कि आप रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी देख रहे हो, रेट कांस्टेंट ज्यादा है या कम है। आप एक्टिवेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। तो अब यहां से देखो, अगर रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में आप देखते हो, आपको पता है रेट कांस्टेंट ज्यादा का मतलब, रेट कांस्टेंट ज्यादा का मतलब ये हुआ कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है। रेट कांस्टेंट कम होने का मतलब हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो, राइट। तो यहाँ स्लो और फास्ट की बात आ रही है ना, जब भी स्लो और फास्ट की बात आए इसका मतलब कौन सी स्टेबिलिटी है, काइनेटिक वाली। एक्टिवेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर देखो, अगर आपको पता हो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो। अगर आपको पता हो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। तो ये कौन से पैरामीटर हैं, ये काइनेटिक पैरामीटर हैं। इसलिए जब इनको मेजर करते हो आप तो जो आपको स्टेबिलिटी पता चलेगी वो कौन सी वाली पता चलेगी, काइनेटिक। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आप मेजर क्या कर रहे हो, आप रेट कांस्टेंट मेजर कर रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी मेजर कर रहे हो, तो उससे जो आप बताओगे, हाँ रेट कांस्टेंट ज्यादा तो फास्ट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट कम तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में आप इसको मेजर कर रहे हो, आप रेट कांस्टेंट मेजर कर रहे हो आप, या एक्टिवेशन एनर्जी मेजर कर रहे हो आप, तो जो आपको स्टेबिलिटी पता चलेगी वो कौन सी वाली होगी। अगर आप किसी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट मेजर करके स्टेबिलिटी बताओगे, एक्टिवेशन एनर्जी मेजर करके स्टेबिलिटी बताओगे, तो कौन सी स्टेबिलिटी बताओगे आप, बताओ कौन सी वाली बताओगे, काइनेटिक। लेकिन अगर आप किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी मेजर कर रहे हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हो, गिब्स फ्री एनर्जी मेजर करती है, ये सब थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है ना। अगर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है तो कौन सी स्टेबिलिटी बताओगे आप, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, राइट। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि डिपेंडिंग अपॉन कंसिडरेशन या डिपेंडिंग अपॉन कंसिडरेशन ऑफ पैरामीटर, हम कौन से पैरामीटर की बात कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं। अगर हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के एस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम प्रेडिक्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अगर हम काइनेटिक पैरामीटर के बारे में बात करेंगे तो हम कौन सी स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करेंगे, काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो समझ गए, दोनों का मतलब अलग अलग है और दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब दोनों अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। मतलब ये मत समझना कि जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा वो काइनेटिकली स्टेबल होगा, जो काइनेटिकली स्टेबल होगा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते आप कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो काइनेटिकली स्टेबल भी होगा। वो हो सकता है काइनेटिकली स्टेबल हो, बट ये जरूरी नहीं कि हो, राइट। सेम इसी तरह आप बोल सकते हो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली अनस्टेबल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ही होगा। मैं बार बार ही बोल रहा हूं, फिर से सुनो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली अनस्टेबल है इसका ये मतलब नहीं है कि थर्मोडायनेमिकली भी अनस्टेबल होगा, राइट। क्यों, क्योंकि जल्दी से बनना देर से बनना ये थोड़ी डिसाइड करेगा कि स्टेबल होगा कि नहीं। जैसे मैं एक सबसे कॉमन एग्जांपल आपको देता हूं, आप देखो ना कभी कभी कॉमनली दो लोग रिलेशन में अगर है, एक सबसे कॉमन एग्जांपल आपको देता हूं, 2 साल मान लो रिलेशन में रहे, शादी हो गई, बहुत अच्छे जिंदगी चल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10 साल से रिलेशन में रहते हैं, शादी के बाद उनकी जिंदगी नरक हो जाती है। तो ये तो है नहीं ना कि अगर आप रिलेशन में ज्यादा दिन रहे तो आपका आगे का फ्यूचर अच्छा ही होगा, या आप रिलेशन में कम दिन अगर रहे तो आपका फ्यूचर खराब ही होगा, राइट। हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता है खराब हो जाए। सेम यहाँ पर यही है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, राइट। चलो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, अब ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करो। देखो मान लो
हमारे पास एक मेटल कैटायन है, एक लिगेंड है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये बताओ कि अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जी, मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जी हाई हो, तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने की टेंडेंसी, जल्दी या देर से बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स का बनना फेवर होगा या नहीं फेवर होगा, या ये बोल सकते हो कि कम फेवर होगा या ज्यादा फेवर होगा। अगर इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो आप मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स के बनने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? बोलो। अगर एक मेटल एक लिगेंड के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाता है, एक मेटल एक लिगेंड के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाता है, तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे ना भाई, राइट। तो इसका मतलब मोर टेंडेंसी टू फॉर्म एमएल, ऐसे बोल सकते हैं ना, मोर। अब बिल्कुल आराम से सुनो, बहुत इजी है, ठीक है। ये मोर टेंडेंसी टू फॉर्म एम एल एन प्लस। क्लियर है भैया? वो भी आएंगे, परेशान मत हो महाराज, आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो इनऑर्गेनिक थोड़ो पढ़ाएंगे यार, वो ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, आएंगे वो, परेशान मत हो, ठीक। देखो, तो इसका मतलब इसको, इसके बनने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा। अगर इसके बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो ध्यान से मुझे बताना, इसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी या कम? अगर इसके बनने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? फिर से सुनो, जल्दी बनेगा देर से बनेगा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? क्या बनेगा बताओ? इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स की या कम होगी? बिल्कुल। तो इसकी क्या होगी? मोर, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगी? मोर कंसंट्रेशन ऑफ एमएल एन प्लस, राइट। और तभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जितना ज्यादा बनेगा इसका मतलब ये उतना ही क्या है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, राइट। इससे पहले बोला था ना कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी, वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है। ये जल्दी बनेगा देर से बनेगा वो काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात है, ठीक है। क्लियर है ना? अब देखो, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म एम एल एन प्लस, राइट। इसके अब यहां से देखो क्या हुआ। अगर हमें ये पता हो कि हमारे लिगेंड की मेटल के लिए एफिनिटी कितनी ज्यादा है या मेटल की लिगेंड के लिए एफिनिटी कितनी ज्यादा है, मतलब कुल मिला के अगर हमें बॉन्ड एनर्जी का आइडिया हो कि मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर बनता है कितना वीकर बनता है, राइट, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये पर्टिकुलर सिस्टम ज्यादा बनेगा या कम बनेगा। जल्दी बनेगा देर से बनेगा इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ज्यादा बनेगा या कम बनेगा। तो इसकी हमें क्या पता चल जाएगी? कंसंट्रेशन। अगर हमें कंसंट्रेशन पता चल गई तो इसका मतलब हम इसकी क्या बता सकते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब इसकी कंसंट्रेशन कैसे पता होगी हमें कितनी ज्यादा है कितनी कम? आप जानते हो क्या निकाल सकते हो आप? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो आप लिख सकते हो ना कि इधर प्रोडक्ट है हमारा, राइट, इधर हमारा क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट। तो हमें अगर ये पता चल जाए तो हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। अगर हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी तो हमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। मतलब कुल मिला के हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल क्या करना है, किसी भी रिएक्शन में अगर हमको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताना है तो हमें क्या करना है? सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेना है बस। ये जितना ज्यादा होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा कब आएगा? जब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगी? जब इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तभी तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। हाँ, सब चीजों पर डिपेंड करेगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो आगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जितना ज्यादा बनेगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना क्या होगा? ज्यादा। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी ना। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है? कि हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर है, राइट। समझ रहे हो ना? इसका मतलब हमें क्या पता चल जाएगा? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कौन सा पैरामीटर है? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। मतलब सिंपल है कि अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स में
ये मेजर करना है कि कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली कितना स्टेबल है या कितना कम स्टेबल है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपको कंसंट्रेशन पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स का। कंसंट्रेशन अगर कॉम्प्लेक्स का पता चल जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड एनर्जी पता कर सकते हो। बस इसका मतलब जितनी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, देखो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर तो है बॉन्ड एनर्जी ये, ठीक है। ये सिंपल समझ लो, एक मेटल कटायन एक लिगैंड के लिए जितना ज्यादा एफिनिटी रखेगा, उनके बीच में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उतनी ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी। बस इतना ही तो आसान है, आपको कुछ करना थोड़ी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो, बस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ज्यादा तभी होगा ना जब ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा कब बनता है, ये ज्यादा तब बनता है जब मेटल लिगैंड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो। और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने का मतलब मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, बॉन्ड एनर्जी कम होने का मतलब लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। बस तो यहां मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, सिंपल क्या है वो, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी of complexes predicts about tendency of interaction between metal cation and ligand। बस जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। हाँ हाँ, बॉन्ड एनर्जी से पता चल जाएगा बिल्कुल, बॉन्ड एनर्जी लेकिन आपको निकालनी नहीं है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेना बस, ठीक है, वो पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा सब, ठीक। और देख लो यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है, देखो अब समझो यहाँ से, तो अगर हमसे कोई पूछे कि एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, ध्यान सुनो, अगर हमसे कोई पूछे कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, बताइए थर्मोडायनेमिकली कितना ज्यादा स्टेबल है कितना कम स्टेबल है, तो क्या करोगे आप, वॉल्यूम बंद है, आवाज आ रही सभी लोग को, देखो एक बार आप चेक करो, मेरी तो सही चल रही है आवाज, इसमें तो ठीक है, एक बार आप लोग देखो, वॉइस आ रही ना आपको, आवाज आ रही सभी लोग को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई बोले कि ये बताइए कि आपके पास एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ध्यान सुनना, आपसे पूछे कि बताइए मेटल कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है, तो आपको बॉन्ड एनर्जी नहीं निकालना है, सिंपल क्या निकालना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस। ये जितना ज्यादा होगा, ध्यान सुनो, ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब ये उतना ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा आएगा ना, ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स के केस में अगर आपको ये बताना है कि आपका कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली कितना स्टेबल है या कितना कम स्टेबल है, आप उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो बस। जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, जितना कम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी कम। सिंपल है, तो यहां सिंपल मैं लिख सकता हूं, इसको मेजर करते हैं हम किस टर्म में, thermodynamic stability is measured in term of equilibrium constant, या एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट, इसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसी को फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसी को स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ज्यादा है कम है यही तो पता करना है, जितनी ज्यादा उतना ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, जितनी कम। हाँ जी विजय जी, विवेक क्या कह रहे हो, इज इट फॉर बोर्ड्स, ना ना भैया बोर्ड्स के लिए नहीं है भैया, ये स्पेशली मैं बता रहा हूं, ये नेट वालों के लिए है, ये क्लास नेट वालों के लिए है, ठीक है। प्लीज जो लोअर क्लास के बच्चे हैं ना बेटे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें, ठीक, ये तो पहली क्लास में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, आगे जैसे मैं जाऊंगा
वैसे थोड़ा और डेप्थ में चले जाएंगे हम। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये स्पेशली क्लास नेट वालों के लिए, क्योंकि मैं डेप्थ में जाऊंगा नेट वालों के लिए। हाँ, जैम वाले देख सकते हैं, लेकिन जैम वाले ये पहला वाला लेक्चर देख ले और दूसरा देख सकते हैं ट्रांस इफेक्ट, उसके अलावा उनको जरूरत नहीं है देखने की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देखने की जरूरत है उनको, राइट। उनको आउटर स्फीयर इनर स्फीयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा भैया, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, तो सिंपल, अगर आपको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताना है तो कुछ नहीं करना, आपको रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता कर लो बस। हाँ, फेस से याद होगा, ऐसे तो नहीं पता होगा, बस फेस आपका जरूर याद होगा। मुझे मुझे अपने सारे स्टूडेंट का फेस याद है, राइट। तो देखो, आपको अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में प्रेडिक्ट करना है तो सिंपल आपको क्या पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस। हायर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मोर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, लोअर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेसर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, बस, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। देखो, यहां सिंपल मिल सकता हूं, हायर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हायर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा, राइट। इसका मतलब अगर लोअर होगा तो लो होगा। कितना आसान है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आपको इतने तो बताना है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है बस, और वो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है, मेटल लिगैंड बॉन्ड पे, मेटल लिगैंड बॉन्ड एनर्जी पे, राइट। इसी पे तो डिपेंड कर रही है। और वही बॉन्ड एनर्जी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये पता करना है बस आपको, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, ये जितना कम होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल होगा, बस इतना, सिर्फ इतना, ठीक है ना। बताओ यहां तक क्लियर है सबको? बोलो, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी समझ में आई? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है, बस इतना। अब वो कैसे पता करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ये तो 12वीं में पढ़े हो ना आप, पढ़े नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम में, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, वही तो आपको पता करना है, ठीक है ना, राइट। चलो अब देखो, लिखना मत कुछ भी, आराम से समझो एक चीज पहले। देखो, अब जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हो, राइट, मान लो हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, मान लो हमें बनाना है MLN, ये हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। तो आप पहले क्या लोगे, यहां ऐसे मैं कर देता हूं, मान लो हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, लिखना मत, समझने की कोशिश करो बस। ये हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मेटल कटायन, और आपके पास क्या होना चाहिए, n नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो आप ऐसे बना लोगे, है ना, दोनों को मिला देना, मिक्स कर देना, ये तो करना है। भाई हमें एक ये कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो मेटल को ले लें और लिगेंड को ले लें, दोनों को मिक्स कर दें। लेकिन जब मिक्स करोगे तो उसके लिए कोई मीडियम चाहिए होगा ना, हवा में तो नहीं मिक्स हो जाएगा ना। ऐसे हो सकता है क्या कि ऐसे मेटल को पकड़ लिया, ऐसे लिगेंड को पकड़ लिया, दोनों को छोड़ दिया, मिल गए, कोई मीडियम होना चाहिए ना। अरे रिएक्शन के लिए एक मीडियम चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, रिएक्शन के लिए मीडियम चाहिए ना भैया, कोई तो मीडियम लोगे ना आप रिएक्शन करवाने के लिए, और ऐसा मीडियम लोगे, कौन सा मीडियम लोगे, ऐसा मीडियम लोगे जिसमें दोनों के दोनों क्या हो, सॉल्युबल, जिससे मिक्स तो हो जाए ना आराम से। नहीं तो पता लगा एक हमारा लिगेंड इतना दूर है, मेटल हमारा यहाँ पे चल रहा है, कभी रिएक्शन होगा क्या इसमें, नहीं होगा। तो हमें एक मीडियम की जरूरत होती है। अब आपको पता है ये पोलर सिस्टम है ना, अरे पॉजिटिव चार्ज है तो पोलर ही होगा, और पोलर सिस्टम के लिए सुटेबल मीडियम कौन सा होता है, बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें दो पोलर सिस्टम की रिएक्शन करवानी है तो सुटेबल मीडियम कौन सा होगा, जो आप सॉल्वेंट लोगे वो पोलर होना चाहिए कि नॉन पोलर होना चाहिए। अगर आप दो पोलर सिस्टम की रिएक्शन करवाना चाहते हो तो जो आप मीडियम लोगे, मीडियम क्या होना चाहिए, पोलर या नॉन पोलर। अरे लाइक डिजॉल्व, लाइक नहीं पढ़े हो, पोलर होगा तभी तो पास पास आएगा ना वो, उसमें डिजॉल्व तो होना चाहिए ना दोनों, ठीक है। अच्छा नॉन पोलर, वाह वाह वाह, नॉन पोलर में कैसे डिजॉल्व होगा दोनों, मिक्सिंग होनी चाहिए ना ठीक से, मिक्सिंग तो उसी में होगी ना जिसका नेचर सेम होगा। तो आपका सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, पोलर। और बताओ सबसे कॉमन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, सबसे कॉमन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। इसीलिए जब आप रिएक्शन करवाते हो ना तो ऐसे लिखा भले जाता है, बट एक्चुअल में रिएक्शन कैसी होती है, NaCl पोलर सॉल्वेंट कहां हुआ है, NaCl तो कंपाउंड हो गया, राइट। हाँ वाटर, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, हाँ समझो,
तो ये जनरली इस तरह नहीं होता। कैसे होता है ये? ऐसे, इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल लगे होंगे। कितना? वो डिपेंड करेगा कि मेटल का साइज छोटा है कि बड़ा है। तो छोटा मेटल होगा तो कम वाटर लगा होगा, ज्यादा बड़ा मेटल होगा तो ज्यादा वाटर लगा होगा, है ना? ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर साइज पे भी तो डिपेंड करती है। उसके बाद यहां से आपका लिगेंड ऐसे लगेगा। मान लो हम एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? H2O x माइनस 1 Ln प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर। अब रिएक्शन कब तक होती रहेगी? जब तक सारे के सारे वाटर यहां से ना निकल जाए। ऐसी रिएक्शन होती होगी। तो ध्यान सुनो, जब भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई जाती है या कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है तो एक मीडियम लिया जाता है। सबसे कॉमन मीडियम हमने क्या लिया? वाटर लिया। तो हमने वाटर में आपको रिएक्शन दिखाई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो कैसे लिखोगे? देखो, K इक्वल टू, राइट में ये है ना, M H2O x माइनस 1 L N प्लस H2O डिवाइडेड बाय M H2O x N प्लस L। इससे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा कि नहीं? 34 को हटा दो क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना? इसको हटा ही देते हैं वाटर को, क्योंकि सॉल्वेंट है ना ये तो। हाँ बिल्कुल सुमित, बिल्कुल। जितना ज्यादा थर्मोडायनेमिक, जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है, बस। ठीक है? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होगा तभी तो ज्यादा बनेगा ना वो। पीछे से भी कोरिलेट कर लो, रटो नहीं इसे। खुद से सोचो कि कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा? जब मेटल लिगैंड के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, तभी तो ज्यादा बनेगा। अब ज्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा, बस। तो बॉन्ड एनर्जी ही तो है फैक्टर डिसाइड कर रहा है ना वो। तो बॉन्ड एनर्जी कौन सा पैरामीटर है? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। ठीक है? अब यहां से देखो, तो अगर आपको यहां से ये पता चल जाए, ये इसका मतलब क्या बता सकते हो आप फिर? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। बस आपको यही निकालना होता है रिएक्शन में। जैसे मान लो आपको ये बनाया है, एक मिनट फिर से लिख देता हूं मैं। ठीक, हमने इस वाले से ये बनाया हुआ है। अब हमारा ये कॉम्प्लेक्स, ध्यान सुनो, ये कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, कितना कम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, किस पे डिपेंड करेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई हुई तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी? हाई। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लो हुई तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी? लो या लेस, बस। नमस्ते भैया, नमस्ते। समझ गए ना? तो आपको जो भी रिएक्शन दिया जाएगा, बस आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, बस। क्लियर? मैं यूपी से हूं भैया, यूपी से। ठीक है? क्लियर थी बात? अब देखो, तो आपको कुल मिला के थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, बस। अब हम आपको चीज सिखाते हैं, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। राइट? ये क्या होता है? उसके बाद आपको फिर हम बताएंगे कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये क्या होता है, फिर हम दोनों में रिलेशन बताएंगे। ठीक है? देखो, जैसे मान लो, समझने की कोशिश करो, मान लो हमको ये कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये। तो हम नॉर्मल हमारा मेटल ले लेते हैं और यहां पर एक लिगेंड हमने ऐसे जोड़ा, देखो ध्यान से, Ml हो गया। उसके बाद फिर Ml प्लस L जोड़ेंगे, Ml2 हो गया। फिर ऐसे करके हम यहां से क्या सकते हैं? MLN माइनस 1 प्लस L, बन गया ना हमारा MLN। तो देखो, पहली स्टेप में ध्यान सुनो, पहले एक लिगेंड जुड़ा, फिर दूसरा लिगेंड जुड़ा, फिर हमारे पास n नंबर ऑफ लिगेंड जुड़ गए, तो ये बन गया। तो ये जो यहां से जो MLN बना है, किससे? M प्लस NL से जो MLN बना है, उसको हमने दिखाया कि वो इतनी स्टेप्स में बना है। पहली स्टेप ये है, दूसरी स्टेप ये है, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, n नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो जो पहली स्टेप है, अगर इसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 से डिनोट करूं तो मैं लिख सकता हूं K1 इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ऐसे। दूसरे में क्या लिख सकता हूं? K2। दूसरी स्टेप में क्या बनेगा? ML
2 डिवाइडेड बाई ml l, और यहां पे मैं लिख सकता हूं kn ml n माइनस 1, सॉरी ml n ठीक। तो मैंने पहली स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट। दूसरी स्टेप का क्या लिखा हमने? फॉर्मेशन कांस्टेंट। nth स्टेप का हमने क्या लिखा? फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो जो यहाँ ये फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखा जा रहा है, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखा जा रहा है, या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जा रहा है, ये स्टेप का लिखा जा रहा है ना। ये पहली स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ये दूसरी स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ये तीसरी स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट है। तो जो स्टेप वाले फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखे जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? ये सब क्या है? स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। मतलब जब कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो जितनी भी स्टेप्स होती हैं, जब आप हर स्टेप के फॉर्मेशन कांस्टेंट को लिखते हो, तो जो हर एक स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, उस इंडिविजुअल फॉर्मेशन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। अरे यार, ये किसी दिन पूछ लेना, अभी ये पढ़ लो यार। कहां पहुंच गए तुम उसमें? क्रिस्टल फील्ड थियरी में क्रिस्टल फील्ड थियरी चल रही है क्या? हाउ टू नो डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्विंग T2G इजी। तो इसमें क्या दिक्कत है? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ये तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे ना, ये तो स्पेक्ट्रम से पता चलेगा, खुद थोड़ी निकाल लोगे आप। मैं आपसे बोल दूं एक कॉम्प्लेक्स दे दूं, अच्छा एक दो चीज क्लियर कर लो। मैं आपसे बोल दूं एक कॉम्प्लेक्स है, आपसे बोलो बताओ CFSC कितनी होगी, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के डेल्टा लिखोगे ना। आपको क्या पता डेल्टा कितनी होगी? ये किसी को नहीं पता, ये मशीन को पता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों निकालते हैं उसका? डेल्टा ही तो फाइंड आउट करने के लिए ना। तो उस वैल्यू के बिहाफ पे आप बताओगे ना टेट्राहेड्रल होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, और फिर उसमें सिर्फ वैल्यू से थोड़ी बता सकते हो टेट्राहेड्रल होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। उसमें आपको लिगैंड के लिए भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने होंगे, मॉलिक्यूलर वेट आप लगाओगे, लिगैंड का नंबर 4 है कि 6 है, तो सिर्फ एक पैरामीटर से थोड़ी बता सकते हो। ठीक है, हम लोग तो सिंपल क्या नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं। डेल्टा वैल्यू हम लोग जो है, जब हम लोग पढ़ते हैं तनाबे सुगानो डायग्राम पढ़ते हैं, या फिर हम लोग जब पढ़ते हैं ऑर्गेल डायग्राम, उससे निकालना सीखते हैं। बट अगर आपको डिफरेंस निकालना है एग्जैक्टली तो फिर आपके पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, आपको जब तक डेल्टा एग्जैक्टली नहीं पता होगा, डिफरेंस कैसे बताओगे आप? ठीक ठीक है ना। देखो आगे, अब यहाँ पे देखो, तो जब एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो हर स्टेप में जब लिगैंड जुड़ता है, तो हर स्टेप का जो आप फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखते हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। राइट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, जो हर स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब अगला जो हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब इसमें क्या, इसमें स्टेप नहीं दिखा जाता। जैसे सिंपल, अगर आपको MLN बनाना है ये, तो सिंपल M प्लस NL MLN, तो यहां जो फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखोगे ना ऐसे, MLN डिवाइडेड बाई M प्लस M मल्टीप्लाइड ये, तो जो इस तरह से आप लिखते हो ना, इसको क्या बोलते हो? इसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। मतलब ये पूरे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट है, वो कॉम्प्लेक्स के बनने में जितने स्टेप्स हैं उनका फॉर्मेशन कांस्टेंट है। समझ गए ना? ठीक है ना। देखो फिर से देखो इधर, ये क्या है? जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हर स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या हर स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट, या हर स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है। इसमें क्या है आपके पास? यहाँ आपने स्टेप नहीं लिया है, सिंपल आपने पूरा बना दिया था। जब आप एक साथ लिख पूरे कॉम्प्लेक्स का, ध्यान सुनो मेरी बात, जब आप हर स्टेप का निकालते हो तो उसको बोलते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। जब आप पूरे कॉम्प्लेक्स का निकालते हो सबको मिला के, तो उसको क्या बोलते हो आप? ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा, जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि घर के हर कमरे में जाओ, राइट, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप,
और पूरे घर की बात कर दो आप, ये पूरा घर है और वो जो है हर कमरे की बात कर रहा है, राइट। तो इस स्टेप में क्या क्या चेंजेस है, इस स्टेप पे जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो क्या है, उसके बारे में बात हो रही है, या ओवरऑल के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। दोनों फॉर्मेशन कांस्टेंट ही, बस ये टोटल वाला है, ठीक है। K1 K2 K3 सबको मिला के है, राइट। और वो क्या है, हर एक स्टेप का है। जैसे आप अगर 100 किलोमीटर दौड़ते हो तो 100 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस होगी ट्रेवल करने हो, और 100 किलोमीटर में आपने एक कदम चला, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, तो जो हर कदम आप चल रहे हो वो आपका क्या स्टेप वाइज हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये सबका एडिशन है, राइट। मतलब पूरे जितने भी हमारे फॉर्मेशन कांस्टेंट है ये टोटल वाला है और वो हर एक स्टेप वाला है। रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है इसमें, रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इस वाले अभी कॉन्सेप्ट अभी इसके जस्ट बाद आएगा। सिंपल रिलेशन है, देखो जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है ना बीटा एन, मान लो हमारे पास एन नंबर ऑफ लिगेंड हमको जोड़ना है, ये क्या होगा, जो पहली स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो, जो दूसरी स्टेप का है वो, जो तीसरी का है वो, के एन स्टेप सबको मल्टीप्लाई कर दो बस। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि एक कॉम्प्लेक्स है M+3L ये बन रहा है, ठीक है, देखो Ml3, आपसे पूछे कि बीटा 3 क्या होगा तो क्या लिखोगे आप, बीटा 3 क्या होगा इन टर्म ऑफ स्टेप वाइज, इन टर्म ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। जैसे n के लिए क्या है, K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड K3 डॉट डॉट Kn। तो अगर आपसे पूछे कि आपका एक Ml3 बना हुआ है 3 लिगेंड के जुड़ने से, तो जो बीटा 3 होगा, क्योंकि 3 लिगेंड जुड़े तो बीटा 3 हमने लिख दिया, तो बीटा 3 क्या होगा, K1 3 स्टेप में बनेगा ना, K1 K2 K3, बस समझ गए ना, बस मल्टीप्लाई कर देना है इनको। क्लियर ये बात, बताओ। मतलब जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो सारे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है बस, ठीक। यहां से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। इसको और इस रिलेशन को अगर आप सॉल्व करोगे ना, सबको मल्टीप्लाई, देख कुछ नहीं करना आपको, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, ये इसके बराबर आ जाएगा, करके देखना आप एक बार, ठीक है। जितने K1 K2 Kn है ना सबको मल्टीप्लाई कर देना, वो करोगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा अपने आप, ठीक। बताओ यहां तक क्लियर है बात, कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे दे और आपसे बोले कि ये फॉर्मेशन कांस्टेंट पहली स्टेप का है, ये दूसरी स्टेप का है, तीसरी स्टेप का है, चौथी स्टेप का है, तो आप बताओ ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, तो आप क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। देखो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो इधर एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है M+Nl से बनता है Ml4। इसके लिए अब 4 लिगैंड जुड़ा है तो कितनी स्टेप होनी चाहिए, हाँ वो आगे आएगा, परेशान मत हो यार, वो आगे आएगा भी, K1 टू Kn डिक्रीज करेगा, वो डिफरेंट चीज है। मैं पहले आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर आपको स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया रहेगा तो आप ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी आएंगे हम लोग कि Kn ज्यादा होता है कि K2 ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है, वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। और कब ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा थोड़ी होता है, हमेशा K1 K2 से ज्यादा थोड़ी होता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि उल्टा जहां होता है वो क्यों होता है, जहां ऑर्डर रिवर्स आता है वो क्यों आता है, जहां नॉर्मल ऑर्डर आता है वो क्यों आता है। आराम से बिल्कुल आप बैठे रहो, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो K1 हम मान लेते हैं 10 की पावर 2 पॉइंट, ऐसे लिखता हूं मैं, K1 मतलब पहला फॉर्मेशन कांस्टेंट, K1 मान लेते हैं 10 की पावर है 4, K2 मान लेते हैं 10 की पावर है 2.8, K3 मान लेते हैं 10 की पावर 1.9, और K4 मान लेते हैं 1.10 की पावर 1.1। तो बताओ बीटा 4 या सिंपल इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बीटा 4 या फिर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, सॉल्व करो जरा, बीटा 4 क्या आएगा बताना। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। क्या करोगे आप, सबको मल्टीप्लाई कर दो बस, क्या करोगे, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1.1, क्या आएगा,
मल्टीप्लीकेशन में जो पावर्स होती है क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। ऐड करके बताओ कितना आंसर आएगा। हाँ, सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 3, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 9.8। बस ये आंसर हो गया। देखो कितना आसान है ये, आपको दिया रहेगा, ठीक है, सब चीजें। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको बीटा 4 दे दे, K1 दे दे, K2 दे दे, K3 ना दे, K4 दे दे, तो आपसे पूछ ले K3 बताओ क्या होगा, तो वो भी कर सकते हो आप। अच्छा भैया रमाकांत जी, ठीक है, ओके ओके भैया। तो देखो ये समझ में आया यहां तक, पहले बताओ सारे लोग। तो अगर आपको, बस आप इतना सीखो अभी, अगर आपको स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया है तो क्या आप ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना। आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताओ यहां पर log बीटा 4, ये भी पूछ सकता था, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो log की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक बार गेट में क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था log बीटा, तो आपसे घबराना नहीं। देखो अगर बीटा n इक्वल टू होता है K1 इंटू K2 इंटू K3 डॉट डॉट Kn, तो अगर log लोगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में होता तो क्या लिखोगे आप, log K1 प्लस log K2 प्लस log K3। हाँ अब सॉल्व करो उसी को फिर से, तो log बीटा एन अगर करोगे तो क्या आएगा, यहां पे क्या था log 10 की पावर 4, K1 यही था ना, log 10 की पावर 2.8 प्लस log बीटा 4 करते हैं, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बीटा 4 निकाला है मैं यहाँ पे, log 10 की पावर 1.9 प्लस log 10 की पावर 1.1। तो यहां से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, log 10 1 होता है ना, 4 प्लस 2.8 प्लस 1.9 प्लस 1.1 कितना आ जाएगा। वैसे वहां से भी कर सकते थे आप सीधे, बस कर लोगे ना। तो आपसे लॉग में पूछ सकता है तो आपसे वो भी सॉल्व हो जाएगा, आपसे नॉर्मली पूछ सकता है तो आपसे वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, खुश रहो भैया। और अविनाश कैसे हो। अब देखो एक चीज समझो यहां से, इससे आप अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, वो जितनी ज्यादा होगी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, बस इतना ध्यान रखना आपको। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो, नमस्ते भैया नमस्ते, अगर वो कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो स्टेप में बन सकता है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। तो अगर हम हर स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालते हैं या हर स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर हम पूरे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन का एक साथ निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब उसको आपको बीटा के टर्म में क्वेश्चन आ सकता है या फिर लॉग के टर्म में आपसे पूछ सकता है, मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक, उसके बाद हमने एक चीज और सीखा कि रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में। हमने देख लिया कि बीटा एन बराबर क्या होता है, जितने भी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट उन सबको मल्टीप्लाई कर देना हमें, K1 K2 K3 K4 डॉट डॉट Kn। बस इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें आने वाला नहीं है। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है, मतलब कल 8 बजे फिर से, राइट। देखो अगर मान लो, ध्यान सुनो, अगर हमें MLN बनाना है, क्या पढ़ना है मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कल हमें क्या पढ़ना है, पहले आज जो है उसे पढ़ के आना। कल हमें ये बनाना है तो हमारा पहला स्टेप ये हो गया K1, मान लो ML, ऐसे कर ML3 बनाना, ठीक है। तो ML प्लस L, ML2, ML2 प्लस L बन गया हमारा। तो ये हमारा यहाँ से K1 आ जाएगा, यहाँ से K2 आ जाएगा, यहाँ से K3। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, मतलब रिलेशन बिटवीन K1 K2 और K3 ये क्या होगा, मतलब ये होगा ऑर्डर या ये होगा ऑर्डर, क्या होगा ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का वो क्या होगा, K1 बड़ा होगा कि K2 बड़ा होगा कि K3 बड़ा होगा, या फिर K2 बड़ा होगा कि K3 बड़ा होगा कि K1 बड़ा होगा, राइट। तो जनरली मैं आपको बताता हूं जनरली क्या होता है, कल की क्लास में आपको बताऊंगा पूरी बात।
जनरली जो kn होता है ना वो kn+1 से बड़ा होता है, मोस्टली ऐसा होता है। मतलब अगर इसके n की जगह पे 1 रख दूं, अगर n में 1 रख दूं तो k1 विल बी ग्रेटर देन k2, जनरली ऐसा होता है। लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं है, समटाइम्स क्या होता है kn+1 इज ग्रेटर देन kn, कभी कभी ये भी होता है। तो ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नेट में आ भी चुका क्वेश्चन, ठीक। तो हमें कल की क्लास में ये पढ़ना है कि जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है उनमें ट्रेंड क्या है, उनमें ऑर्डर क्या है, और जो ऑर्डर है वो डिपेंड किस पे करता है, कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि ऑर्डर हमारा k1 ग्रेटर देन k2 ग्रेटर देन k3 होगा, या फिर कौन से ऑर्डर होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि नहीं कुछ ऑर्डर इस तरह से होगा। तो कल हम ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। तो कल हम फिर से 8 PM पे, और सुबह की क्लास जो है 8 AM पे होगी। और आज हमने सुबह क्या पढ़ा था, बाइनऑर्गेनिक में कैटलेज पेरोक्सिडेज, जिसमें हमने कैटलेज को कंप्लीट कर लिया था। पेरोक्सिडेज हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा है, उसके बारे में मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। फिर आपको मैं उसमें और भी चीजें पढ़ाऊंगा कि हेटेरोन्यूक्लियर क्लीवेज क्या होता है, बाकी सारी चीज। क्योंकि देखो अब नेट में ना एग्जामिनर डेप्थ में जा रहा है, तो जब तक आपको टॉपिक के डेप्थ का आइडिया नहीं होगा, आप ये दिमाग से निकाल दो कि क्वेश्चन जो होता है वो आपसे एग्जाम में नहीं होने वाला। इसलिए आराम से पढ़िए। कल सुबह की क्लास में बाइनऑर्गेनिक होगी 8 बजे, और शाम की क्लास में यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, लिगैंड रोल प्ले करता है, बिल्कुल लिगैंड रोल प्ले करता है, सही बात है। बट वो स्टेरिक हिंडेंस वाले फैक्टर की बात हम करते हैं, ठीक है, उतना मेजर रोल नहीं है। हाँ, कहीं कहीं लिगैंड में जब एंट्रोपी फेवर हो जाती है तो करता है। कल हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी मैं 1-2 लाइन बताऊंगा तो आप मुझे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। कल हम सारी चीज आपको बताएंगे लिगैंड का क्या रोल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक मेटल के साथ लिगैंड जुड़ रहा है, लिगैंड के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो सौरभ, तो मृत्युंजय सुन लो एक बात, फिर हम ये क्लास को एंड करते हैं। मान लो मेटल के साथ लिगैंड जुड़ रहा है। अब लिगैंड अगर बहुत अच्छा डोनर हुआ तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा ना। मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब है मेटल पे पॉजिटिव चार्ज जो है कम कर देगा। पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा तो खुद से आप सोचो कि कोई लिगैंड अगर यहाँ पे, ध्यान सुनो मेरी बात, मान लो कि लिगैंड यहाँ पे है, अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, ये इसके साथ बाइंड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन अगर इससे 5 लिगैंड जुड़ गया तो इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई ना। अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी तो क्या ये छठे लिगैंड को आसानी से जोड़ेगा क्या? अरे जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा उतनी स्ट्रांगली खींचेगा ना ये, तो क्या ये छठे लिगैंड को आसानी से जोड़ेगा? नहीं। इसलिए फर्दर एडिशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो कल हम लोग पूरी बात पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल भी उसी में आ जाएगा कि वो क्या होता है, उसका रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। फिर स्टेरिक फैक्टर क्या होता है वो हम देख लेंगे, स्टैटिस्टिकल फैक्टर क्या होता है वो देख लेंगे, राइट। और फिर कहीं कहीं पे जो है कोई एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री फेवर हो जाती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो सुबह की क्लास में आप लोग रहना, बाइनऑर्गेनिक आगे कंप्लीट करेंगे, और शाम की क्लास में ये वाला, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको एक बार रिवाइज कर लो, आराम से पढ़ लो। ये कुछ नहीं करना, आज की क्लास से सिर्फ इतना सीख के जाओगे, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। नेट के लिए भैया, नेट के लिए, ठीक है, राइट। नेट के लिए जयमौली से देख सकते हैं। इसके बाद जयमौली एक चीज और देख सकते हैं जो इसमें ट्रांस इफेक्ट है वो, बाकी आउटर स्फीयर इनर स्फीयर वो लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो उनके लिए नहीं है ये। और इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो भी उनके लिए नहीं है, स्क्वायर प्लेनर उनके लिए है, ठीक है। सुबह की क्लास में वो कर सकते हैं, लेकिन मैं सुबह की क्लास में बता दूंगा कि अब उनको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। जैसे कटलेज में उनको क्या क्या याद रखना है, फंक्शन क्या है, मेटल सेंटर क्या है, ये सब। लेकिन नेट वालों को नहीं, नेट वालों को सेंटर क्या है, स्पिन स्टेट क्या है, फैक्टर्स क्या है, सब कुछ, मैकेनिज्म क्या है वो तब तक, राइट। हाँ, मार्कस थ्योरी पढ़ेंगे, डोंट वरी, पढ़ेंगे भैया, मार्कस थ्योरी अभी आएगी आगे, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आराम से पढ़िए, मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर कल हम लोग मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए आप लोग, थैंक यू।